जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग जीके के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि गांधी का दांडी मार्च किसका एक हिस्सा था? क्या होम रूल लीग का एक हिस्सा था? मतलब गांधी जी ने जो दांडी मार्च चलाया था वो किसका एक हिस्सा था? होम रूल लीग आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का या फिर भारत छोड़ो आंदोलन का? तो इनमें से कोई एक राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बताना है जो दांडी मार्च हुआ था वो किस आंदोलन का एक हिस्सा था। तो इन सभी ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये किसका हिस्सा हो जाएगा? तो आप बोलोगे जो दांडी मार्च होता है वो कुछ 1930 के करीब होता है। मैं आपको अभी बताने वाला हूँ जिसमें ये सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था कौन? दांडी मार्च। इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। साल्ट मार्च, साल्ट मार्च का मतलब यही नमक आंदोलन, आल्सो मेनली नोन एज द साल्ट सत्याग्रह, इसे साल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। और इसकी स्टार्टिंग होती है दांडी मार्च ऑन 12 मार्च 1930, यानी इसकी स्टार्टिंग हो जाती है दांडी से और 12 मार्च 1930 से इसकी स्टार्टिंग होती है। इट वॉज अ डायरेक्ट एक्शन कैंपेन ऑफ टैक्स रेजिस्टेंस, यानी टैक्स में रेजिस्टेंस जो हुआ था उसी के चलते ये एक आंदोलन था। नॉन वायलेंट यानी कि अहिंसा हो जाएगा। प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द ब्रिटिश साल्ट मोनोपोली इन कॉलोनियल इंडिया, मतलब इंडिया में जो भी जो है साल्ट के प्रति टैक्स लगाया जा रहा था उसके प्रति ही ये डायरेक्ट एक्शन था जो कि 12 मार्च 1930 को लिया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा। और इसी को ही हम लोग दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। तो ये किसका एक हिस्सा हो जाएगा? तो आप लोगों को याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे ऊंचा बादल है? क्या वो स्त्री कपासी बादल है, पच्छाब जो है बादल है, या वर्षा स्त्री बादल है, या फिर कपासी बादल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पच्छाब बादल। यानी साइरस जो बादल है ये जो है सबसे ऊंचा बादल हो जाता है। पच्छाब बादल के बारे में हम लोग जानते हैं। साइरस क्लाउड्स आर थिन, पतले होते हैं। विस्पी क्लाउड्स ब्लोन बाय हाई विंड्स, ये क्या करते हैं? तेज हवाओं के द्वारा बहते रहते हैं इनटू लॉन्ग स्ट्रीमर्स। साइरस क्लाउड्स यूजुअली मूव अक्रॉस द स्काई, पूरे आकाश में ये जो है मूव करते रहते हैं वेस्ट टू ईस्ट। दे आर कंसीडर्ड हाई क्लाउड्स, इसलिए इनको हाई क्लाउड्स के जो है कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि कौन सा सबसे ऊंचा बादल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पच्छाब बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि भारत के संविधान के किस आर्टिकल, आपसे अनुच्छेद पूछा गया है, के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? आपको पता होना चाहिए सशस्त्र बल कौन कौन से होते हैं और सशस्त्र बलों के जो सदस्य होते हैं उनको किस अनुच्छेद के तहत उनके अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो वो है आर्टिकल नंबर 33। आपको पता है कि आर्टिकल नंबर जो 19 होता है वो जो है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाते हैं। 21 प्राण दैहिक स्वतंत्रता। तो इस तरीके से ये आर्टिकल हो जाते हैं। बात हुई है यहाँ पर
कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित कर सकता है, तो वो है आर्टिकल नंबर 33। इसमें दे रखा है पार्लियामेंट यानी संसद जो है मे रेस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू मेंबर्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड द पुलिस, यानी आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस जो भी फोर्स होती है उनकी फंडामेंटल राइट्स को ये रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। कौन? आप बोलोगे पार्लियामेंट यानी संसद। तो संसद का काम होता है आर्टिकल नंबर 33 के थ्रू वो ऐसा काम कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ, यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आनंद मठ किसके द्वारा जो है रचित है? तो आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है। बंगाल के किस विद्रोह पर इसमें प्रकाश डाला गया था? तो बंगाल में कई सारे विद्रोह होते हैं, लेकिन आनंद मठ में स्पेशली कौन से जो है विद्रोह पर प्रकाश डाला गया है? सन्यासी विद्रोह, चौर विद्रोह, कोल विद्रोह या फिर संथाल विद्रोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। यानी बंकिम चंद्र चटर्जी जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। आनंद मठ इज सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ द सन्यासी रिबेलियन, ये जो है सन्यासी रिबेलियन यानी एक सन्यासी विद्रोह था। द डेवास्टेटिंग बंगाल फेमाइन ऑफ द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी की बात हो रही। इन दिस ड्रीम ही इमेजिन्ड अनट्रेन्ड सन्यासी सोल्जर्स, उन्होंने क्या किया था? एक तरीके से इमेजिन किया था अनट्रेन्ड जो भी सन्यासी सोल्जर्स थे उनको फाइटिंग एंड बीटिंग द हाईली एक्सपीरियंस्ड रॉयल आर्मी में उनको एक्सपीरियंस्ड किया था। इन द नॉवेल में बंकिम चंद्र ड्रीम्ड ऑफ एन इंडिया रिड ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इस जो है उपन्यास के माध्यम से ब्रिटिश से इंडिया को रिड कराने का यानी कि मुक्त कराने का सपना देखा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानांतरण भुगतान का मतलब क्या है? स्थानांतरण भुगतान का मतलब क्या है? यानी ट्रांसफर जो है पेमेंट का क्या यहाँ पे मतलब है? बेरोजगारी मुआवजा, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा भुगतान या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी स्थानांतरण भुगतान का मतलब क्या है? वो बेरोजगारी मुआवजा भी है, वृद्धावस्था पेंशन भी है और सामाजिक सुरक्षा भुगतान भी हो जाता है। इसको डिटेल से हम लोग जान लेते हैं क्या दिया गया है। तो ट्रांसफर पेमेंट्स यानी जो अभी मैंने बताया स्थानांतरण जो भुगतान है रेफर्स टू अ पेमेंट made by a public authority other than one made in exchange for goods or service produced, जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की जाते हैं उसके एक्सचेंज में जो भी पब्लिक अथॉरिटी होती है उसी को ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम, ट्रांसफर जो पेमेंट है यानी स्थानांतरण जो भुगतान है वो नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है। फिर बोला जा रहा है एग्जाम्पल्स इंक्लूड ओल्ड एज पेंशंस, जो वृद्धावस्था पेंशन होती है वो इसमें इंक्लूड होती है। अनएम्प्लॉयमेंट कंपेंसेशंस, जो भी बेरोजगारी भत्ता होता है वो भी इसमें शामिल होता है। सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स, सामाजिक सुरक्षा भुगतान भी इसमें शामिल होता है, लेकिन जो है आपका ये नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होता है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे इसके हिस्से हो जाते हैं, यानी कि बेरोजगारी मुआवजा जो है वो, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा भुगतान, ये सभी के सभी स्थानांतरण भुगतान का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मसाई किसकी एक आदिम जनजाति है? मसाई किसकी एक आदिम जनजाति है? बोत्सवाना, अंगोला, नाइजीरिया या फिर तंजानिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तंजानिया। यानी तंजानिया की जो है ये एक आदिम जनजाति होती है, कौन? मसाई।
मसाई तंजानिया की एक आदिम जनजाति है और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दिया गया है मसाई पीपल ऑफ ईस्ट अफ्रीका लिव इन साउदर्न केन्या, यानी कि जो मसाई जनजाति के लोग हैं वो ईस्ट अफ्रीका में रहते हैं, साउदर्न केन्या में और नॉर्दर्न तंजानिया में, यानी केन्या और तंजानिया में रहते हैं। अलोंग द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑन सेमी एरिड एंड एरिड लैंड्स, ये बताया जा रहा है उनका एरिया। लिव स्टोक सच एज कैटल, इनके जो है जीवन निर्वाह के जो साधन है वो कैटल हैं। गोट्स शीप आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द मसाई, जो भी मसाई जनजाति है वो इनकम का जो स्रोत है, उनका सोर्स है, वो यही सारे हो जाते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो मसाई जनजाति है वो कहाँ पाई जाएगी, ये अफ्रीका महाद्वीप में हो जाएगी और केन्या जो है साउदर्न केन्या में और नॉर्दर्न तंजानिया में जो है पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। आप लोगों को बताना है कि भारत के प्रेजेंट में मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे और ये कौन से नंबर के हैं। नंबर मैं बता दे रहा हूँ, ये 5th नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में। इसके बारे में जान लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा राष्ट्रपति। अब दे रखा है इसमें कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज 2 आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो CJI होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल नंबर 124 का क्लॉज 2 के तहत इनको जो है एक तरीके से अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि वर्ष भर किस क्षेत्र में वर्षा होती है। वर्ष भर किस क्षेत्र में वर्षा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखी, यानी भूमध्य रेखी क्षेत्र में जो है वर्ष भर इसमें बारिश होती है, वर्षा होती है। इसके बारे में जान लेते हैं। भूमध्य रेखी तो आपको लोगों को पता ही होना चाहिए, जैसे ये ग्लोब है तो ये इसका बीचों बीच वाला जो पार्ट है वो आपका भूमध्य रेखा कहलाता है, या फिर जीरो अक्षांश या फिर विषुवत रेखा कहा जाता है। ये इधर उत्तर है और ये इधर दक्षिण वाला भाग है। अब हम लोग इसको जानते हैं क्या है। तो देखो दे रखा है द इक्वेटोरियल क्लाइमेट इज फाउंड बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। मैंने अभी बताया जैसे ये आपका हिस्सा जो है नॉर्थ वाला होता है और ये साउथ वाला होता है। तो इसमें जो 5 डिग्री है ये यहाँ से जैसे सपोज कर लिया, यहाँ से ये 5 डिग्री ये वाला पार्ट हो गया और ये इधर 10 डिग्री है ये वाला हिस्सा। तो इस एरिया में जो है बारिश होती है ड्यू टू दिस अबंडेंट रेन फॉल, यानी बारिश जो है बहुत ज्यादा होती है इस एरिया में। क्लाइमेट इज यूजुअली फाउंड एट लैटिट्यूड विद इन 5 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। प्रेसिपिटेशन इन द इक्वेटोरियल रीजन इज हैवी बिटवीन 60, ऐसा बोला जा रहा है कि मतलब इतनी जो है बारिश होती है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो है भूमध्य रेखा में ये 5 डिग्री जो है नॉर्थ साइड और 10 डिग्री साउथ साइड, यहाँ पे जो है बारिश वर्ष भर होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति घटक नहीं है। राजकोषीय नीति का घटक कौन सा नहीं है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सार्वजनिक व्यय है क्या, सार्वजनिक ऋण, कराधान या व्यापार। तो बात हो रही यहाँ पे राजकोषीय नीति की। राजकोषीय नीति में सार्वजनिक व्यय शामिल होता है, सार्वजनिक ऋण भी शामिल होता है और कराधान भी शामिल होता है, लेकिन इसमें व्यापार शामिल नहीं होता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी सार्वजनिक व्यय, पब्लिक डेब्ट्स यानी सार्वजनिक ऋण एंड टैक्सेशन
यानी कराधान आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। जो भी आपकी राजकोषीय नीति होती है उसके ये मेन कंपोनेंट होते हैं। इट्स मेन गोल इज टू हेल्प इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो आपका फिजिकल पॉलिसी होता है इसका मेन गोल क्या होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में हेल्प करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करना ही फिजिकल पॉलिसी का मेन गोल होता है। ट्रेड इज नॉट रिलेटेड टू फिजिकल पॉलिसी। ट्रेड यानी व्यापार जो है इससे रिलेटेड नहीं है। तो आपसे यही पूछा है कौन सा घटक इसका नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापार यानी कि ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म भाग है। क्षोभ मंडल आपको पता भी होना चाहिए कि ये सबसे निचला भाग होता है, ये वायुमंडल का सबसे गर्म भाग है। क्यों गर्म भाग है यही आपको बताना है। इसमें आवेशित कण होते हैं, नहीं होते हैं। ये सूर्य के सबसे निकट है, नहीं है। ये तो सबसे निचली परत होती है। ये पृथ्वी की सतह से गर्म होता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पृथ्वी की सतह, क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे नीचे होता है इसलिए जो है ये पृथ्वी की सतह से ही गर्म होता है, जिसकी वजह से क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म भाग हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये थे आज की क्वेश्चन और इसका जो डिटेल दिया गया है, इट इज हीटेड बाय द अर्थ सरफेस। मैंने अभी बताया लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, यानी कि जो क्षोभ मंडल का लोवेस्ट पार्ट है इज द वार्मेस्ट, बहुत ही गर्म होता है। एज इट इज क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड, ये जो है जमीन से सटा हुआ होता है। वेयर द हीट इज कमिंग फ्रॉम, जहाँ से हीट आती है इसकी वजह से ये भी जो है गर्म होता है। तो ये रही जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ये हमारी वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।